तो अनुपमा सीरियल के आज का एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है, जहां हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि मोटी बा अनुपमा को ताना मारते हुए कह रही होती है कि पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में हमने आपसे रिश्ता जोड़ा था। फिर अनुपमा उनकी बातों को शांत तरीके से इधर समझाते हुए कहती है कि एक खोई हुई चीज के लिए रिश्ते को दोष देना सही नहीं है वसुंधरा जी, भरोसा रखिए, मैं सुभाषन को जरूर ढूंढ निकालूंगी। लेकिन इधर हम देखते हैं कि गौतम तभी आता है और तंज कसते हुए कहता है कि खोई हुई चीज शायद मिल भी जाए, लेकिन जो चोरी हो जाए उसका वापस मिलना मुश्किल होता है। फिर गौतम की बात इधर सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। वहीं मोटी बा भी अब किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं होती। उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वे कड़े लहजे में कहती है कि इस घर में नौकर भी परिवार के सदस्यों की तरह घूम रहे हैं तो कोई भी चोरी कर सकता है। इसके बाद मोटी बा सीधा शक की उंगली जानकी काकी पर उठा देती है। तभी जानकी काकी ये सुनकर इधर से आकर मोटी बा को कहती है कि माफ करना वसुंधरा बहन, पर सारे गरीब है ना, चोर नहीं होते। तो इस पर मोटी बा इधर से कहती है कि लेकिन सारे चोर गरीब होते हैं। तो इस पर जानकी काकी कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बोलो कि ये करोड़ों की टैक्स की चोरी करने वाले व्यापारी क्या ये सारे के सारे गरीब होते हैं? तो इस बात का जवाब इधर मोटी बा के पास नहीं होता और वो चुप रह जाती हैं। तभी इधर अनुपमा भी जानकी काकी के पक्ष लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जानकी काकी और बाकी स्टाफ इस घर का हिस्सा है वसुंधरा बहन, हमें अपने अपनों पर शक नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोटी बा अब भी नहीं मानती। वो गौतम से कहती है कि पुलिस को बुलाओ। ये सुनते ही अनुपमा सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि अगर पुलिस आई तो इसका असर दोनों परिवारों पे पड़ेगा। लेकिन मोटी बा बेरुखी से जवाब देती है कि इसका असर सिर्फ साहा परिवार पर पड़ेगा, किसी और पर नहीं। इतना ही नहीं, मोटी बा तंज कसते हुए राही पर भी सवाल उठा देती है। वे कटाक्ष भरे अंदाज में कहती है कि जब आप ही इतने लापरवाह है तो आपकी बेटी से हम क्या ही उम्मीद करें, पता नहीं आपकी बेटी हमारे प्रेम का साथ निभा पाएगी भी या नहीं। तो इधर से अनुपमा वसुंधरा जी को टोकते हुए कहती है कि एक मिनट वसुंधरा जी, मुझे आप जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में एक शब्द मत कहना। और मैं मेरी बेटी को जानती हूं और वो रिश्ते अच्छी तरह से निभाएगी, ये मेरी गारंटी है। तभी हम देखते हैं कि अनिल वहां आता है और सबके सामने सच उजागर कर देता है। वो शर्मिंदा होते हुए कहता है, सुभाषन मेरे पास था, मैंने उसे पहले ही गाड़ी में रखवा दिया था। तो ये सुनते ही मोटी बा इधर चौंक जाती है और अब जब सच्चाई सामने आ चुकी होती है तो वे तुरंत बात पलटते हुए कहते हैं कि अनुपमा जी, अब राही की विदाई की तैयारियां करो। लेकिन अनुपमा इधर इस बार चुप नहीं रहती। वो मुस्कुराते हुए ताना मारती है और जानकी काकी की ओर देखते हुए मोटी बा की तरफ से उनसे माफी मांगती है। ये सुनकर इधर मोटी बा को गहरा झटका लग जाता है और अनिल भी इधर शर्मिंदा होकर अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था। तो अनुपमा इधर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि कोई बात नहीं अनिल जी, बस अच्छा ये हुआ कि सुभाषन सही सलामत है। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं जिसको अपने नए घर में एडजस्ट करने की चिंता सता रही होती है। उसके मन में कई सवाल होते हैं कि क्या वो उस घर में खुद को अपना पाएगी और क्या उसे वैसे ही अपनाएंगे लोग जैसे यहाँ उसके अपने थे। तभी अनुपमा वहां आती है और वो राही के पास बैठती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देती है उसे। और राही इधर हल्के से मुस्कुराकर अनुपमा से पूछती है कि मम्मी, मैं आज इतनी बदली बदली से क्यों लग रही हूँ? तो अनुपमा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराती है और प्यार से जवाब देती है कि क्योंकि अब तू किसी की पत्नी और बहू बन चुकी है बेटा। इसके बाद फिर अनुपमा राही को घर की चाबी देती है और भावुक होते हुए उसके पल्लू में बांध देती है चाबी को। फिर वो कोमल स्वर में कहती है कि राही, तू शादी करके दूसरे घर जा रही है, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी कभी पराई नहीं होगी। कृष्ण कुंज की ये चाबी हमेशा तेरे पास रहेगी, क्योंकि तेरे मायके के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। फिर इधर राही की आंखों में हल्का सा नमी आ जाता है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि अनुपमा एक रुमाल उसकी हथेली में रख देती है और गहरी भावनाओं से भरे शब्दों में वो कहती है कि भगवान न करे कि कभी तेरे आंखों में आंसू आए, लेकिन अगर आए भी तो सिर्फ खुशियों के आंसू आए। मगर जब भी आंसू आए उन्हें पोंछने के लिए तेरे पास तेरे माँ का पल्लू नहीं होगा, इसलिए अपनी माँ का ये रुमाल हमेशा अपने पास रखना। तो राही का दिल भर आता है ये सब देखकर। वो अपनी माँ को बस निहारती रह जाती है। फिर इधर अनुपमा अपनी काजल की डिब्बी निकालती है और उसे राही के हाथ में रखते हुए कहती है कि रोज नहाने के बाद इस काजल को कान के पीछे लगा देना ताकि तुझे किसी की नजर ना लगे। फिर राही कुछ बोल नहीं पाती और वो अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी कमरे में लीला, पाखी और किंजल दाखिल होती हैं। लीला हंसते हुए कहती है कि लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं और अभी विदाई से पहले रसोई की रस्म भी करनी है, जल्दी चलो। तो अनुपमा इधर थोड़ी उदास हो जाती है और एक माँ के लिए एक बेटी की विदाई आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इधर मोटी बा गुस्से से अनिल को डांट रही होती है और वो कड़वे शब्दों से कह रही होती है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि सुभाषन तूने ही रख दिया था। तो इधर अनिल ताने मारते हुए जवाब देता है कि आपको तो खुश होना चाहिए ना कि सुभाषन चोरी नहीं हुआ, लेकिन असल में आपको इस बात का दुख है कि आपने अनुपमा जी को ताने मारने का एक और मौका खो दिया। ये कहते हुए अनिल फिर वहां से चला जाता है और इधर मोटी बाई ये सुनकर चौंक जाती है। फिर वो पराग की तरफ देखती है और सख्त लहजे में जाकर उसको कहती है कि राही को मैं संभाल लूंगी और उसकी माँ को तू संभाल लेना। तो पराग इधर हामी भरते हुए नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि ईशानी वहां आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है और उसे देखकर इधर मोटी बा और पराग दोनों चौंक जाते हैं। फिर ईशानी के वहां से जाने के बाद पराग बेचैन होकर कहता है कि अब ये अनुपमा को जाकर सब कुछ बता देगी, लेकिन मोटी बा इधर बेफिक्र से जवाब देती है कि ये कुछ नहीं करने वाली, ये और इसकी माँ दोनों बहुत स्वार्थी हैं। फिर पराग मोटी बा की ये बात सुनकर अचानक चौंक जाता है।
दूसरे सीन में इधर फिर ईशानी पाकी के पास आती है और मोटीबा और पराग की बातचीत के बारे में उसे बता देती है। फिर पाकी उसे चुप रहने की सलाह देते हुए कहती है कि हमें कोठारी परिवार के गुड बुक्स में रहना है, इसलिए हमें चुप रहना होगा। फिर ईशानी को इधर राही के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन पाकी हल्के अंदाज में उसको कहती है कि राही खुद को संभालने के लिए काफी स्मार्ट है, इसलिए तू चिंता मत कर। दूसरी तरफ फिर इधर अंश राही की विदाई को लेकर बेचैन महसूस कर रहा होता है। वो अंदर ही अंदर घबराया हुआ रहता है और अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी प्रेम वहां आता है, उसे संभाल लेता है। फिर अंश की आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आती है और वो घबराते हुए प्रेम से कहता है कि राही वापस दूर चली जाएगी, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। फिर प्रेम उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देता है कि डर मत अंश, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद फिर हम लीला को देखते हैं, जो कि रसोई की रस्म के लिए राही को लेकर आती है। हर तरफ एक अलग ही हलचल होती है, लेकिन विदाई की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही होती है माहौल और भावुक होता जा रहा होता है। फिर लीला इधर राही को एक पापड़ थमाती है और समझाती है कि इस पापड़ को सेक कर अपने हाथों से तुझे चूर चूर करना है। तो राही ये सुनकर उलझन में पड़ जाती है। वो उत्सुकता से पूछती है कि इस रस्म का मतलब क्या है बा। तो लीला मुस्कुराकर जवाब देती है कि इसका मतलब यह है कि जैसे ये पापड़ चूर हो रहा है, वैसे ही तू अपने गुस्से, अहंकार और अकड़ को मायके में ही छोड़कर जाएगी, ससुराल इन्हें साथ लेकर नहीं जाएगी। फिर राही ये सुनकर गंभीर हो जाती है। वो पापड़ को सेकने लग जाती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार अनुपमा को ढूंढ रही होती है। तभी प्रेम इधर अनुपमा को वहां लेकर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि विदाई से पहले एक एक पल माँ बेटी के लिए कीमती होता है। काम तो होता रहेगा, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। फिर इधर बापूजी भी प्रेम की बात से सहमति जताते हैं। फिर प्रेम आगे कहता है कि आप दोनों साथ में सारी रस्में कीजिए। इधर अनुपमा की आंखों में नमी आ जाती है। इसके बाद फिर हम लीला को देखते हैं, जो कि दोबारा राही को पापड़ देती है। फिर राही अपने हाथों से पापड़ को चूर चूर करती है और इस रस्म को पूरा करती है। फिर वो आगे जाकर मंदिर में दिया जलाने की रस्म भी निभाते हुए नजर आती है। फिर दूसरे सीन में लीला अनुपमा से कह रही होती है कि अब विदाई की तैयारियां करो, लेकिन तभी प्रेम आकर सबको रोक देता है। वो रहस्यमय अंदाज में कहता है, अभी एक और जरूरी रस्म बाकी है। फिर ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और वे हैरानी से पूछते हैं कि कौन सी रस्म। फिर प्रेम इधर मुस्कुराते हुए कहता है कि सभी हॉल में आओ, वहीं बताता हूँ। दूसरी तरफ फिर इधर मोटीबा और पराग विदाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। मोटीबा थोड़ा चिढ़कर कह रही होती है कि अनुपमा राही को जरूर कोई पट्टी पढ़ा रही होगी, इसलिए इतना टाइम लगा रही है। तभी अनुपमा वहां आ जाती है। फिर मोटीबा उसे देखते ही सख्त लहजे में कहती है कि अब ज्यादा देर मत करो, राही की विदाई करो। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है और अचानक सभी लोग अनुपमा को सरप्राइज देते हैं और जन्मदिन की विशेष देने लगते हैं। फिर मोटीबा इधर चौंक कर पूछती है कि किसका बर्थडे है। तो राही इधर मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मम्मी का बर्थडे है। तो अनुपमा ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो अंश और बाकी लोगों की तरफ देखकर कहती है, ये सब क्या किया है तुम लोगों ने, मैंने मना किया था ना कि ये सब नहीं करना है, शादी हो रही है तो उस पर फोकस करना चाहिए। तभी राही इधर मुस्कुराते हुए कहती है कि मम्मी ये सब आपके दामाद ने किया है, अगर डांटना ही है तो इन्हें डांटिए। फिर प्रेम इधर शरारत भरे अंदाज में कहता है कि अरे ब्रांड न्यू दामाद बना हूं, नए दामाद को भले कौन डांटता है। तो सभी प्रेम की बातों पे हंसने लगते हैं, लेकिन अनुपमा थोड़ा गंभीर हो जाती है। वो कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं थी, विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए हमको। फिर प्रेम इधर हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि विदाई तो होती रहेगी, लेकिन सोचिए हम कितने खुशकिस्मत है कि हमारी शादी और आपका जन्मदिन एक साथ पड़ा है, ऐसे मौके पर केक काटना तो बनता है। अनुपमा फिर भी मना करती है। फिर वो कहती है कि विदाई का मुहूर्त निकल जाएगा, लेकिन प्रेम इधर भावुक होकर कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए आपका बर्थडे मनाना ज्यादा जरूरी है। माँ हमें जन्म देती है तो क्या उनका जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए हमें? माँ का बर्थडे भूलना बहुत गलत बात है। तो अनुपमा की आंखों में एक पुरानी याद उतर आती है ये सुनकर। वो याद होती है वनराज की याद, जब उसने अनुपमा का जन्मदिन भूलकर काव्या के प्रमोशन की पार्टी दी थी। तो इधर राही अनुपमा का हाथ थामती है और कहती है कि माँ मम्मी एक बार जन्म तो सब देते हैं, लेकिन आपने मुझे बार बार नया जीवन दिया है, मुझे जीना सिखाया है, तो मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना कैसे जा सकती हूँ। फिर प्रेम भी आगे बढ़कर कहता है कि मैंने अपने हाथों से इतनी मेहनत से केक बनाया है और अब मुझे ही खाने को नहीं मिलेगा। तो पराग ये देखकर काफी नाराज होता हुआ नजर आता है। फिर सभी मिलकर इधर अनुपमा को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मना लेते हैं। फिर ख्याति भी आगे बढ़कर अनुपमा को जन्मदिन की विशेष देती है। फिर अनिल भी इधर हंसते हुए कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि आज आपका बर्थडे है, लेकिन अब याद रहेगा कि प्रेम की एनिवर्सरी के साथ आपका बर्थडे भी आता है। इसके बाद फिर हम मोटीबा, पराग और गौतम को देखते हैं, जो कि अनुपमा को बधाई देते हैं। फिर अनुपमा भी सबका आभार व्यक्त करती हुई नजर आती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सभी अनुपमा से केक काटने का अनुरोध करते हैं। फिर प्रेम और राही शरारत से कहते हैं कि जब तक आप केक नहीं काटेंगी हम विदाई की रस्म नहीं करेंगे। तो इधर तोशु भी मजाक से कहता है कि अब ज्यादा भाव मत खाइए मम्मी और जल्दी से केक काटिए। फिर आगे हम देखते हैं कि अंश दौड़कर आता है और अनुपमा को केक काटने के लिए मंच तक लेकर जाता है। फिर आगे परी इधर अनुपमा को बर्थडे कैप पहनाती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत क्यूट लग रही है। फिर मोटीबा ये देखकर काफी नाखुश हो जाती है। इसके बाद अनुपमा केक काटते हुए नजर आती है। सभी तालियां बजाते हैं और बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। अनुपमा पहले प्रेम और राही को केक खिलाती है। फिर सभी लोग बारी बारी से अनुपमा को केक खिलाते हैं और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और अनुपमा भी सभी को केक खिलाती है। तभी इधर अचानक प्रेम कहता है कि मैं आपका कर्मचारी हूँ, लेकिन काम के बाद क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? सभी फिर ये सुनकर चौंक जाते हैं और आगे प्रेम कहता है कि आप राही की माँ हैं तो आप मेरी भी माँ हुई ना। तो अनुपमा इधर भावुक होकर कहती है कि ये भी कोई पूछने की बात है। तो प्रेम इधर भावनाओं में बहकर अनुपमा को केक खिलाता है और दोनों गले मिलते हुए नजर आते हैं।
तभी इधर मोटी बा शक्ति लहजे में कहती है कि अब बहुत हो गया, विदाई की रस्म के लिए देर हो रही है। तो इधर अनुपमा भी हामी भरती है और सभी को रस्म के लिए चलने को कहती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।